नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 5 फरवरी से होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। यूसीसी से जुड़ा विधेयक हो सकता है पेश। आंदोलनकारियों के 10% शैक्षिक आरक्षण पर लग सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ने लगा भाजपा का कुनबा। पूर्व विधायक भी थामेंगे अब बीजेपी का दामन। कांग्रेस ने कसा तंज, भाजपा को बताया अनुभवहीन पार्टी। उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रविवार को दून में विराट सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव का फूकेंगे बिल्कुल। और देहरादून में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। जरा सी कहासुनी पर मां का गला दबाकर कर दी हत्या। पुलिस की हिरासत में आरोपी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार द्वारा सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र में यूसीसी का विधेयक आ सकता है। क्या कुछ इस सत्र के दौरान खास रहने वाला है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित होना है, जिसे लेकर विधानसभा स्तर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। सरकार की माने तो राज्य आंदोलनकारियों को 10% शैक्षिक आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास कराया जाएगा, क्योंकि सितंबर में जब सत्र का आयोजन हुआ था तो उस समय 10% आरक्षण संबंधी विधेयक सदन के पटल पर आया था और चर्चा के बाद उसे प्रवर समिति के अधीन सौंपा गया था, जिसके बाद प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई। अब उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र में राज्य आंदोलनकारियों को सरकार सौगात दे सकती है। तो वहीं यूसीसी को लेकर भी अटकलें तेज है कि सरकार इसी सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल सदन में पास करा सकती है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। सत्र जो आ रहा है उसके लिए हम पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से तैयार है। विभाग हमारी तैयारी कर रहा है। आप जानते हैं कि 5 से 8 फरवरी में एक हमारा सत्र भी आ रहा है और उसके बाद फिर हम उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण सत्र होता है बजट सत्र, वो हम लाएंगे। आप एक परंपरा के आधार पे मैं कह सकता हूं कि 1 फरवरी को केंद्र का बजट आ रहा है। 5 से 8 हमारा यहाँ एक सत्र हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हम तैयारी में भी लगे, तो उसके बाद हम बजट सत्र लाएंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि ये बजट सत्र जो है 20 तारीख के बाद कभी भी हम ला सकते हैं। सरकार जहां खास उद्देश्य से 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच सत्र का आयोजन कर रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार का क्या कुछ एजेंडा है अभी ये तय नहीं हुआ है। जहां तक यूसीसी की बात है, तो अगर समाज को बांटने की कोशिश की जाएगी तो सरकार के खिलाफ विपक्ष डटकर सदन में मुकाबला भी करेगा। देखिए अभी देखिए आधिकारिक रूप से कोई हमें सूचना नहीं मिली है। क्या एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये स्पष्ट होगा। 5 तारीख को तो कंडोलेंस होगी, 6 तारीख को ये पेश करेंगे। अब इनके जो भी एजेंडा है, जो इनका ड्राफ्ट होगा, मसौदा होगा, प्रारूप होगा, उसके अनुरूप फिर हम इस चर्चा में भाग लेंगे। और मुझे लगता है कि विरोध जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह से देश को बांट रहे हैं, देश को समाज को बांट रहे हैं, तो उसमें हम डटकर मुकाबला हाउस में भी करेंगे, बाहर भी करेंगे। 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच आयोजित होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को सरकार खास बनाने की तैयारी में जुटी है। अब देखना ये होगा कि इस विशेष सत्र में राज्य आंदोलनकारी और यूसीसी को लेकर जनता से जो वादा किया था वो पूरा होता है या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। 5 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी है, किस मायनों में ये सरकार के लिए बेहद खास हो सकता है और क्या कुछ सरकार का एजेंडा इस दौरान रहने वाला है, इन्हीं सब मुद्दों पर जानकारी देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष रंगवाल ने।
5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र का आयोजन हो रहा है और क्या कुछ सरकार का एजेंडा 4 दिवसीय सत्र में रहने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं 4 दिवसीय सत्र का आयोजन सरकार करने जा रही है, क्या कुछ प्रमुख एजेंडे हैं? देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि जो भी विधानसभा सत्र के दौरान एजेंडा होता है उससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उस पर हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन जो सरकार की मंशा है, सबसे बड़ा विषय हमारे सामने था कि जब हम सितंबर में बैठे थे तो क्षैतिज आरक्षण को लेके 10% क्षैतिज आरक्षण को लेके प्रवर समिति मेरी अध्यक्षता में बनी थी। हमने बैठकें की, रिपोर्ट माननीय अध्यक्षा जी को सौंपी और उसके बाद तब से लगातार लोग भी सवाल उठा रहे थे कि भाई ये अभी तक लागू नहीं हुआ। लेकिन आप जानिए कि चाहे इन्वेस्टर समिट हो, अनेकों ऐसे कारण बने और अब हमने 5 तारीख से 8 तारीख तक जो विधानसभा सत्र आहूत किया है उसमें ये हम लाएंगे ही, क्योंकि अभी सत्रावसान नहीं हुआ, ये कंटिन्यूएशन नहीं, हमारी गंभीरता दर्शाता है, सरकार की गंभीरता दर्शाता है। जहाँ तक यूसीसी का विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है, हमारे प्रदेश के लिए भी है, इसमें हम लोग अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि इसी दौरान हमारे यूसीसी की जो कमेटी है वो अपनी जो है रिपोर्ट हमें सौंप दे। यदि उनकी रिपोर्ट हमें मिल जाती है तो ये विषय भी, ये बहुत जो महत्वपूर्ण विषय है वो भी हम इसी विधानसभा सत्र में लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि 2 विषय तो हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी आप जानते हैं कार्य मंत्रणा समिति तय अपना जो है कार्यसूची तय करती है, तो जो कार्यसूची कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी उसके अनुसार फिर हम विधानसभा सत्र में काम करेंगे। क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि यूसीसी भी आ सकता है, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है वो भी आएगा, तो लगता है कि इतिहास के पन्नों में 5 फरवरी से लेके और 8 फरवरी का जो सत्र होना है वो दर्ज होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती वो करती है, तभी विश्वास जनता का हमारे प्रति है। आप देखिए कि हमने जब 2022 में चुनाव में गए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था जनता से कि हम यदि सत्ता में दोबारा आए तो हम यूसीसी लागू करेंगे, और हमारी प्रतिबद्धता देखिए कि जैसे ही हम लोग सत्ता में आए उसके लिए तो जनता को धन्यवाद है। लेकिन उसके साथ साथ पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विषय ओनली एक प्रस्ताव सिर्फ पास किया। बैठकें हुई, कमेटी बनी, बैठकें हुई, लगातार वो प्रयास कर रही है, धरातल तक गई, अनेकों सुझाव तमाम लोगों से लिए, पूरे प्रदेशवासियों से लिए। लेकिन अब हमारे गंभीरता को फिर आप समझिए कि जो हमारी यूसीसी कमेटी है उसका लगातार कार्यकाल भी बढ़ाया ताकि कोई भी किसी प्रकार का एक भी पक्ष ये ना कह सके कि साहब हमारे सुझाव नहीं लिए गए। अंतोगत्वा अभी 15 दिन के लिए फिर उनका कार्यकाल हमने बढ़ाया है और इसी बीच में यदि उनका ड्राफ्ट आ जाता है तो हम इसको भी लाएंगे। और ये देखिए, आप ये मानिए कि हम लोग देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस उत्तराखंड की देवभूमि के देवत्व के मेंटेन करने के लिए, हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। और ये विषय किसी कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये कोई विषय किसी धर्म और जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये विषय पूरे उत्तराखंड का है। और इसीलिए यदि ये विषय हमारे को ड्राफ्ट मिलता है और व्यापक चर्चा करेंगे, क्योंकि विधानसभा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे जो भी व्यक्ति वहाँ विधायक है किसी भी पार्टी का है वो व्यापक चर्चा करे और उसके उपरांत फिर उसका जो निष्कर्ष होगा फिर वो कानून का रूप लेगा। हमारा ये मानना है कि जो यूसीसी का विषय है, देखिए वैसे तो आप जानिए कि हम लोग अनेकों ऐसे हमने यहाँ पे निर्णय लिए हैं माननीय धामी जी की सरकार ने कि चाहे वो नकल अध्यादेश का हो, चाहे मतांतरण का हो, और फिर चाहे यूसीसी का हो, चाहे क्षैतिज आरक्षण का हो, चाहे 30% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, अनेकों ऐसे हमने निर्णय लिए हैं माननीय धामी जी की सरकार ने। तो आप जानिए कि हम लोग पूरी तरह से इस उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड वासियों के विकास के लिए, उस देवत्व को बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, उस अनुसार हम काम करेंगे। सवाल ये कि क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है, ऐसा नहीं है कि सरकार पहली बार लेके आने जा रही है, इससे पहले की सरकारों ने भी इस दिशा में कदम उठाए। हरीश रावत की सरकार ने भी कदम उठाया था, राजभवन से उस पर मुहर नहीं लगी थी, तकनीकी खामियां उसमें थी। अब क्या आपको लगता है कि वो सारी जो खामियां हैं वो दुरुस्त कर ली गई है ताकि किसी तरीके की कोई बाधा अब न बने? देखिए, आप देखिए, जब हम इसे बिल लेके आए विधानसभा के अंदर, और हालांकि मैंने ही रखा था वो प्रस्ताव और मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूँ,
मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो जो हम बिल लाए थे बहुत अच्छा बिल था, लेकिन हम लोग हर दल को, हर व्यक्ति को साथ लेके चलना चाहते हैं। वहाँ चर्चा हुई, वहाँ पे हमारे कुछ विपक्ष के साथियों ने, यहाँ तक कि हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने भी कुछ उसमें विषय रखे, शंकाएं रखी। तो हमने फिर क्या किया कि हम व्यापक चर्चा के मूड में थे ही, लेकिन माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने उस पर रूलिंग दी, उसमें निर्णय दिया, विनिश्चय दिया कि इसके लिए प्रवर समिति बनेगी। और उसके अंदर वो प्रवर समिति भी आप जानते हैं कि जो डेलीगेट किए होते हैं पावर अध्यक्ष के, वो किसी समिति में होते हैं। उस आधार पे उस समिति ने बैठक के लिए, चूंकि आप जानते हैं मेरे अध्यक्षता में वो बैठक हुई, समिति बनी थी और तमाम बैठकें हमने की हैं। और उसमें चाहे कांग्रेस के हमारे माननीय विधायक उसमें रहे हों, चाहे हमारे बसपा के माननीय विधायक उसमें रहे हों, सबसे हम बड़ा विचार विमर्श किया। और आज हमने उस पर विचार विमर्श के उपरांत जो हमने रिपोर्ट सौंपी है, मैं ये कह सकता हूं कि वो बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। और फिर हम दोबारा फिर व्यापक चर्चा कर रहे हैं, यानी कि लेकिन आप हमारी गंभीरता समझिए कि एक तो हम लोग उस दिन लाए, प्रवर समिति बनी, सबसे चर्चा की, फिर व्यापक चर्चा कर रहे हैं। तो ये आप इससे अंदाज लगाइए कि हम लोग खाली फॉर्मेलिटी नहीं करते, दिखावा नहीं करते, औपचारिकता नहीं निभाते, पूरी तरह से गंभीर। और ये इसके अलावा दूसरा विषय समझिए कि यदि हम लोग उस समय सत्र लाए थे तो सत्रावसान नहीं किया। सत्रावसान नहीं किया का मतलब हम इसी कंटिन्यूएशन में जो सत्र है उसी में हम इसको पारित करेंगे का मतलब ये भी हमारी गंभीरता दर्शाती है। दर्शाता। लेकिन क्या आपको लगता है कि 4 दिवसीय सत्र आपने फरवरी में बुला दिया, अब बजट सत्र भी जो है वो सरकार को करना है, तो क्या माने जाए कि फरवरी में ही बजट सत्र होगा, क्योंकि मार्च में जो है वो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता तक लग जाएगी? अब ये मैं कह सकता हूं कि आचार संहिता से पहले हम लोग अपना बजट सत्र लाएंगे। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि पहले केंद्र का बजट आता है और 1 फरवरी को केंद्र का जो लेखानुदान या जो भी सप्लीमेंट, जो भी वहाँ पे बजट आ रहा है, उसके बाद हम लोग लाएंगे। क्योंकि 5 से 8 हम लोग इस सत्र को ला रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर से कुछ अंतर देके कुछ सत्रावसान करेंगे हम इस सत्र का, इस सदन का। तो उसके बाद फिर वो प्रक्रिया अपनाएंगे। उस प्रक्रिया में जितना भी टाइम लगेगा, और हम पूरी तरह से जो, चूंकि आप जानते हैं मैं वित्त मंत्री भी हूं, उस नाते हम अपने उस काम में लगे भी हैं। तो आप ये समझिए कि जैसे ये सब प्रक्रियाएं हमारी पूरी होगी फिर बजट सत्र भी लाएंगे। ये संसदीय कार्य मंत्री कैबिनेट प्रेमचंद अग्रवाल है, जिनका साफ तौर से कहना है कि 4 दिवसीय सत्र का आयोजन हो रहा है, जिसमें यूसीसी का जो बिल है वो भी आएगा और सीधे तौर से जो 10% क्षतिज आरक्षण का मसला राज्य आंदोलनकारियों का है वो भी आएगा। और उसके बाद एक और बजट सत्र उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ मनीष डिंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। रविवार को भी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पूर्व विधायकों को पार्टी में शामिल करने के लिए कार्यक्रम तय किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूर्व विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे। वहीं पूर्व विधायकों की भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस का तंज भरा एक बयान सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, इसलिए कांग्रेस के पूर्व विधायकों को वो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कल हमने अनेकों सामाजिक क्षेत्र के लोग बीजेपी से जुड़ेंगे, और क्योंकि हमारा तो हर फिक्स रहते डेट, हमें बताते कि 28 को खड़गे जी आने वाले हैं। हमारी तारीख हर हफ्ते तय है। अब 28 के बाद सीधा हमारा 1 हफ्ते बाद फिर दूसरी ज्वाइनिंग होगी। तो हमारे कार्यक्रम तय है। कल भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के, बाकी दलों के लोग बीजेपी से जुड़ेंगे। देखिए, मेरी नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। अगर कोई पैदी का होगा, अगर वो कहीं जाता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी के पास ट्रेंड लोग नहीं है, और 2 बार की कैबिनेट में आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, तो उनको भाई शासन चलाना तो बीजेपी को आता नहीं है, लगातार फेल हो रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कुछ ट्रेंड लोग आ जाएं। और अब इसमें ये भी देखना कि जो बीजेपी का कैडर है, जो पैदा होने से उनके लिए काम कर रहा है, जो बचपन से उनके संग लगा हुआ है, वो इनको कितना स्वीकार करता है। वहीं रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस ने बन्नू स्कूल में विराट सम्मेलन का आयोजन भी किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहली बार उत्तराखंड दौरे से पार्टी गदगद है और उनका ये दौरा आने वाले लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेगा। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा से कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिलेगा और इस सभा में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ेगा। 9 हिमालय राज्यों में प्रथम नंबर पर आज अपराध में, महिला अपराध में
उत्तराखंड खड़ा है और ये आज एक नई वानगी आप सबके सामने आई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के उसमें आप देखिएगा भारी संख्या में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होने वाला है। अंकिता के समर्थक और जो भी महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में महिलाएं हैं वो सभी इसमें आमंत्रित हमने की हैं। कल बड़ी भारी संख्या में आपको इस कार्यक्रम में महिलाएं भी दिखाई देंगी। कि ऐसा परिवर्तन का आह्वान वो उत्तराखंड की धरती से करेंगे, हमारी देवभूमि से करेंगे और हम अपने उस संघर्ष पुरुष का, एक ऐसे व्यक्ति का कि जिनका जीवन सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, उनका स्वागत करते हुए हमको बेहद खुशी होगी। इसलिए सारा कांग्रेस परिवार एक राय से, एक स्वर से, एक वहीं कांग्रेस भी अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुटी है। देहरादून में कांग्रेस घोषणा पत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एआईसीसी की मैनिफेस्टो कमेटी भी शामिल हुई और सभी लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव लिए गए। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एआईसीसी के मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक टीएस देव, सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स द्वारा मदरसों में भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाने वाले बयान पर अब मुस्लिम नेता ने एक निंदा करते हुए बड़ा जवाब दिया है। ओवैसी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश सदर अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने कहा कि ये मजहबी मामला है, इसमें शादाब शम्स को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ना कि मदरसा बोर्ड के। उन्होंने शादाब शम्स पर व्यंग कसते हुए कहा कि अगर उन्हें इस मामले में ज्यादा ही दिलचस्पी है तो किसी सरस्वती स्कूलों में मोहम्मद साहब के किरदार को पढ़वाने का काम करे। और जहाँ तक मैंने सुना उनका बयान कि वो कह रहे हैं कि उसमें रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी और ये भी होगा और वो भी होगा। खोल लें अपने लिए कोई स्कूल, और बहादुरी इसमें नहीं है कि वो मदरसे में रामचरितमानस पढ़ाएं। बहादुरी इसमें है कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में कुरान की तालीम कराएं। सरस्वती शिशु मंदिर में जाकर मोहम्मद साहब की जीवनी जो है उसको पढ़ाई जाए, बताया जाए सच क्या है, हक क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पता तो तब चलेगा उनकी ताकत का। वो आते हैं और आकर सीधे सीधे कोई भी स्टेटमेंट उठाकर पूरी कौम को, पूरी मुस्लिम उम्मत के बारे में उठाकर कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। वो एक जिम्मेदारी के पद पर हैं, उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। देवभूमि की राजधानी देहरादून एक बार फिर मां के कत्ल से दागदार हुई है। जी हां, राजधानी देहरादून के प्रेमनगर इलाके में बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतारने के बाद हत्या को सुसाइड बता दिया, लेकिन उसकी ये साजिश पुलिस के आगे नाकाम रही। ये रिपोर्ट देखिए। मां के कत्ल से फिर दागदार हुआ देहरादून। बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, आरोपी ने हत्या को बताया सुसाइड, गला घोट कर रोकी मां की सांसें। यह घटना राजधानी देहरादून के प्रेमनगर इलाके की है, जहां चंद्रा देवी अपने बेटे पति के साथ स्पेशल विंग कॉलोनी में रहती थी। सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली चंद्रा देवी इस बात से बेखबर थी कि उनका आशियाना एक रोज उनकी हत्या की जगह बनेगा। कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना छोटा बेटा होगा। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात मां और बेटे अजय के बीच बहस हुई और बहस के बीच में बेटे ने मां का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए मां के सुसाइड की कहानी अपने बड़े भाई को सुनाई। बड़े भाई को छोटे भाई के कहे शब्दों पर यकीन नहीं हुआ तो उसने पिता को फोन घुमाया। पिता की सूचना के बाद वारदात वाली जगह पुलिस पहुंची और पुलिस को हत्या का अंदेशा हुआ। पूछताछ में पता चला कि अजय को अल्सर की बीमारी है। उसने इंटरनेट पर देखा कि अल्सर स्लो पॉइजन से होता है। उसे शक था कि जहर मां दे रही है। प्रेमनगर थाने से बड़ा सनसनीखेज मामला आया कि जिसमें एक बेटे द्वारा अपनी मां का गला दबाकर हत्या कर दी गई। क्योंकि जब समस्त प्रकरण की जानकारी की गई तो जो ये पता चला कि जो युवक था 24 साल का, वो पढ़ाई भी कर रहा था और लेकिन उसको एक बीमारी से अल्सराइटिस कोलाइटिस उसको कुछ बीमारी थी जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता था। और उसने इंटरनेट पर उस चीज़ों को सर्च किया तो उसको ऐसा उससे ज्ञान जो मिला उसको ऐसा लगा कि उसको लगातार कोई स्लो पॉइजनिंग के थ्रू अगर
कोई चीज़ दी जाती है लगातार, तो उससे ऐसी स्थिति बनती है। और इसके आधार पर चूंकि उसको अपनी माँ पर ऐसे शक हुआ, जो चीज़ गलत थी, और उस आवेश में आकर जो है रात्रि में अपनी माँ का गला दबा दिया। इसके बाद अपने भाई को फ़ोन करके बताया कि मदर ने सुसाइड कर लिया, चूँकि जो परिस्थितिजन साक्ष्य थे और जिसके आधार पर घटना कुछ और लग रही थी। इसके बाद जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये सभी मामले की स्वीकारोक्ति की गई है। चंद्रा देवी अपने छोटे बेटे को बैंक की कोचिंग करा रही थी, लेकिन युवक बैंक में अधिकारी बनने से पहले हत्यारा बन गया, वो भी अपनी मां का, जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखने के दौरान उसके लिए कई बड़े ख्वाब देखे होंगे। आज चंद्रा देवी को अपनी ममता पर अफसोस हो रहा होगा। देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी के साथ चल रहा है। दूसरी तरफ सड़क चौड़ीकरण के बीच व्यापारियों को दिए गए नोटिस को लेकर भी सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि लगभग 100 से ज्यादा व्यापारिक प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। प्रशासन भी व्यापारियों का पक्ष सुन रही है। हालांकि व्यापारी लंबे समय से प्रशासन की इस प्रक्रिया के विरोध में है। वहीं मुख्य नगर आयुक्त ने कहा कि व्यापारियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर होगा। 24 जनवरी और 25 जनवरी की सुनवाई हुई है। मेरा मानना है कि ये काफ़ी सफल रही है। लोगों ने अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा है। ज़्यादातर लोगों ने अपने अभिलेख दिए हैं, अपनी बातें भी कही हैं। कुछ लोगों अधिवक्ता के साथ आए, उन्होंने अपनी बातें कही हैं, और बहुत सारे कानून के हवाले भी दिए गए हैं, कोर्ट्स के आदेश के हवाले भी दिए गए हैं, उनकी कापियाँ भी दी गई हैं। हम उन सब का ध्यान में रखते हुए, उन सब का परीक्षण करते हुए रोड चौड़ीकरण के लिए जो आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी वो की जाएंगी। लोगों की जो लीगल राइट्स हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उनको उसके साथ इनकॉर्पोरेट किया जाए, उस पर भी विचार किया जाएगा। वहीं लोहाघाट में टैक्सी चालकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। प्रदर्शन कर रहे टैक्सी चालकों ने बताया कि वो वाहनों की फिटनेस प्राइवेट हाथों में दिए जाने से नाराज है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि उन्होंने टैक्सियों का संचालन ठप कर दिया है। उनकी मांग है कि जब तक आरटीओ वाहन की फिटनेस नहीं देगा तब तक वो वाहनों को नहीं चलाएंगे। एक छोटी सी गाड़ी तो जैसे तैसे हम बच्चे पालने के लिए छोटी सी गाड़ी ले रखी है अल्टो, उसी में ये दुनिया भर का ये टैक्स, वो जो है फिटनेस की फीस, कभी ये कभी वो, और दूसरी बात कुछ नहीं, लगेज में भी चालान। आदमी 4 सवारी का सामान आदमी कहाँ रखेगा? और इतना तो यहाँ टूरिज्म तो है नहीं कि जो है भैया आदमी जो है आदमी पूरी गाड़ी हायर करेगा। यहाँ तो शेयरिंग में चलती है, इसको ना दिया जाए, बिल्कुल ना दिया जाए। इसके साथ ही लोहाघाट में वन तस्करों ने देवदार के 8 बहुमूल्य पेड़ों को काट डाला। हैरानी इस बात की है कि वन विभाग और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं जब इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला पता चला तो वन विभाग और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर लोहाघाट तहसीलदार विजय गोस्वामी और वन विभाग की टीम पहुंची और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद टीम को एक घर के भीतर से लाखों रुपए की देवदार की लकड़ी और पेड़ काटने की मशीन भी मिली है, जिसे टीम ने सीज कर दिया है। देखिए, आदर्श कॉलोनी में कुछ अवैध पेड़ कट रहे हैं, उसकी हमने जांच कराई। जांच में पुष्टि हुई है, हम सभी मौके पर भी हैं, अभी वन विभाग भी हमें मौके पर है। 8 पेड़ देवदार के कटे हुए हैं और कुछ लकड़ी बरामद हुई है और बाकी की ढूंढ की जा रही है। इसमें जल्दी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लक्सर में पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में मिले 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या का खुलासा किया है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया कि पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात वाली जगह पर हर एंगल से जांच की और पता चला कि मृतक की जो हत्या है उसके साथी ने ही 3000 रुपए के एवज में की है। तारीख को 112 पे एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक जनतगनी इंटर कॉलेज है, उसके पास में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। पुलिस के द्वारा गहन छानबीन करके उसके जितने भी वेयर अबाउट्स थे, किसके साथ ये निकला था, उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति राकेश की पहचान की गई थी, जिस पर पूर्व में भी अभियुक्त पंजीकृत थे। उनको ही संज्ञान में रखते हुए पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसके द्वारा इस घटना को कबूल किया गया और जो इसकी हत्या का कारण था वो इसके द्वारा जो पूर्व में पैसे इससे उधार में लिए गए थे, जब वो उसको तकाजा कर रहा था तो उसके द्वारा पैसा न देने की सूरत पे इसकी हत्या की गई थी। उधर लोहाघाट के गुरिल्ला समुदाय के लोग अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगों को देखते हुए गुरिल्ला आंदोलन के सूत्रधार धीरज पुनेठा ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि 1995 में ग्वालदम में गुरिल्ला ट्रेनिंग की थी और तब से अब तक का गुरिल्ला समुदाय पेंशन और नौकरी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार द्वारा गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन नहीं दी गई।
धीरज पुनिया लाहौर से 1995 मैंने कॉर्डन ट्रेनिंग की है। मणिपुरी ताड़ियां हमको भी हमारा हक दिया जाए। वहीं गदरपुर में पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। काशीपुर एसपी अभय सिंह ने बताया कि गदरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद मोहताज बाजार में शटरिंग की दुकान में बने 3 सेट में छापेमारी की कार्रवाई की, जहां से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से करीब 2 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए और 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। देखिए, एसएसपी सर के निर्देश के क्रम में जनपद में लगातार सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध जो जुआ, सट्टा, शराब, आर्म्स एक्ट अन्य गतिविधियों में संलिप्त हैं और लगातार सक्रिय होकर के अपराध कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये जुआ की सूचना लगातार गदरपुर पुलिस को मिल रही थी, क्योंकि ये जुआरी जब पैसे हार जाते हैं तो अन्य अपराध भी करते हैं पैसे अर्जित करने के लिए। इसी क्रम में हमें गदरपुर थाने को एक सफलता मिली। कल महतोस चौकी क्षेत्र में जो फौजी मार्केट है, वहाँ दीपक विश्वास नाम का व्यक्ति है जिसकी टीन सेट है और उसी टीन सेट शटरिंग का टीन सेट था, वहीं पे ये जुआरी इकट्ठा होकर के और वहाँ पे जुआ खेलते थे। कल टीम ने हमारी रात में रेड करी थी और वहाँ पे 2,03,000 रुपए इन 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। 5 फरवरी से होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। यूसीसी से जुड़ा विधेयक हो सकता है पेश। आंदोलनकारियों के 10% स्थैतिक आरक्षण पर लग सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ने लगा भाजपा का कुनबा। पूर्व विधायक भी थामेंगे अब बीजेपी का दामन। कांग्रेस ने कसा तंज, भाजपा को बताया अनुभवहीन पार्टी। उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रविवार को दून में विराट सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव का फूकेंगे बिल्कुल। और देहरादून में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। जरा सी कहासुनी पर मां का गला दबाकर कर दी हत्या। पुलिस की हिरासत में आरोपी।